हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज हम लोग कोर पोर्टफोलियो के लिए एक कंपनी पर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक हम लोग टोटल 5 कंपनी पर डिस्कशन कर चुके हैं, ये छठी कंपनी है। मैंने आपको पहले ही बताया टोटल 15 कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यानी कोर पोर्टफोलियो के लिए होगा। ये कोर पोर्टफोलियो वैसी कंपनी होनी चाहिए जो कम से कम हम 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक होल्ड कर सके। तो इस तरह की कंपनी को चुनने में बहुत सारी बारीकियों को देखना पड़ता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे वो हर छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातों का, जिसको देखना जरूरी है कोर कंपाउंडर के लिए। तो बिना देर किए हुए मैं शेयर करना चाहता हूं पीपीटी फाइल और उसके अलावा वेबसाइट को, जो मैंने सेलेक्ट किया है आपके पास शेयर करने के लिए। चलिए, तो ये तो रहा मेरा प्रेजेंटेशन फाइल। आगे बढ़ने से पहले, ये एक एजुकेशनल पर्पस से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। आप अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करेंगे। नारायणा उद्यालय जो है 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, और देवी प्रसाद सेठी, डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी जी ने इस संस्था की स्थापना की, इस हॉस्पिटल की स्थापना की थी। और मैं बता दूं आपको, डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी जी को 2003 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री अवार्ड, वो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद इनका जो ग्रो करने का सिलसिला है वो कभी रुका नहीं, ये कभी उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखे। और ये आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर, ये नारायणा उद्यालय का ही वेबसाइट है। इसमें ये सारा चीज डेट ईयर के हिसाब से दिया हुआ है, कैसे कैसे ग्रो हुआ। और इसका ये 2016 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया। और ग्रो करते करते आप देखिए अभी हम लोग आ गए हैं 2024, 2023 में गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है इस हॉस्पिटल का नाम। और किस लिए रिकॉर्ड हुआ है? क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ ईसीजी इन ए सिंगल डे एट ए सिंगल वेन्यू वेन्यू यानी कि एक जगह पर एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या में ईसीजी करने के लिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये हॉस्पिटल। टोटल 18 हॉस्पिटल है, 3 हार्ट सेंटर है, 17 क्लिनिक और डायलिसिस सेंटर है पूरे देश में, और एक हॉस्पिटल है अपने देश के बाहर भी। अब हम समझते हैं ये हॉस्पिटल किस सेक्टर में आता है। ये दरअसल हेल्थ केयर सेक्टर के अंतर्गत आता है। हेल्थ केयर सेक्टर के अंतर्गत टोटल 5 इंडस्ट्री आता है। एक हॉस्पिटल, दूसरा फार्मास्यूटिकल्स, डायग्नोस्टिक, मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, पांचवा मेडिकल इंश्योरेंस एंड टेलीमेडिसिन। हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में हम समझते हैं। ये हमारा जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, टोटल हेल्थ केयर सेक्टर का 80% पार्ट हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो यानी कि समझिए कि पूरे हेल्थ केयर सेक्टर का बड़ा पार्ट हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और उसके अलावा चूंकि ये इसमें इन्वेस्टर इंडिया, मतलब डोमेस्टिक और अब्रॉड, बाहर दोनों जगह से इन्वेस्टर हैं, तो काफी डिमांड में है हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर के ग्रोथ की बात करें तो 22% सीएजीआर से ये ग्रो कर रहा है पिछले 2016, यानी कि 8 साल से इसका ग्रोथ रेट है 22% सीएजीआर, जो कि बहुत ज्यादा है। 2022 में $370 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया हेल्थ केयर सेक्टर। और उम्मीद है कि 2026 तक $670 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करने का, जो कि यहां से बहुत बड़ा ग्रोथ दिखता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार हमारे देश में 1000 लोगों पर 0.9 फिजिशियन अभी है। वर्तमान में 1000 लोगों पर 0.9 फिजिशियन है।
जो कि ग्लोबल एवरेज है 1.8 का। पूरे दुनिया का एवरेज है 1,000 लोगों पर 1.8 फिजिशियन। हमारे देश में है 0.9, यानी हमारे पास अभी हम उस जगह जो एवरेज जो जगह है वहां से काफी पीछे हैं, तो हमें वहां तक पहुंचने में एक बड़ी दूरी को तय करना है। 1,000 लोगों पर हॉस्पिटल बेड 0.5 है। अभी हमारे इंडिया में 1,000 लोगों पर 0.5 बेड है। हमारा टारगेट है 3.5 बेड पर 1,000 पीपल पहुंचने का, ये हमारा टारगेट है। यानी कि हम बहुत तेजी से ग्रो करेंगे तभी हम वहां पर पहुंच पाएंगे। उसके अलावा इस गैप को भरपाई करने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना एक्सपेंडिचर काफी बढ़ा रही है। 2023 में ईयर ऑन ईयर एक्सपेंडिचर था $63 बिलियन, जो कि हमारे जीडीपी का 2.26% था, जो कि आगे 2025 में हमारे जीडीपी का 2.5% खर्च करने का तय किया गया है कि आगे इतना खर्च किया जाएगा। अब हम समझते हैं जो मेडिकल, एक मिनट ये दिख नहीं रहा, हाँ, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एमबीबीएस का सीट और पीजी सीट, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और क्या आगे इसमें ग्रोथ का, और अभी तक में क्या ग्रोथ हुआ है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुसार टोटल 706 मेडिकल कॉलेज और 2,268 नर्सिंग कॉलेज अभी इंडिया में वर्तमान में है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है जो कि 74 है, जबकि कर्नाटक में सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेज है 367। एलोपैथिक और आयुष दोनों को यदि मिला दिया जाए तो डॉक्टर पॉपुलेशन का रेशियो इंडिया में अभी वर्तमान में है 1:834, 1:834 का है अभी डॉक्टर और पॉपुलेशन रेशियो इंडिया में। उसके अलावा इंडिया में गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज की संख्या और एमबीबीएस सीट की संख्या में काफी ग्रोथ किया, बढ़ाया है संख्या। 82% मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ाया गया है 2014 से लेकर 2023 अभी तक में। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज था, जिसको बढ़ा करके 706 मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है, तो 82% संख्या बढ़ाया गया। वहीं एमबीबीएस सीट की बात करें तो उसमें 112% का ग्रोथ आया है। यानी कि पहले 51,348 में एमबीबीएस सीट था, जो कि बढ़कर 1,08,940 सीट अभी हो चुका है। और उसके अलावा 127%, 127% पीजी सीट में बढ़ोतरी हुई है। यानी 31,185 सीट पहले था पीजी का, जो कि 2014 में अभी वर्तमान में बढ़कर 70,674 इतना हो चुका है। तो ये वास्तव में काफी ज्यादा है। अब हम लोग चलते हैं, ये तो वेबसाइट है, आप इसमें जाकर के इसको थोड़ा समझेंगे और तो आपको थोड़ा ज्यादा कन्विक्शन आएगा। हम लोग चलते हैं स्क्रीनर.इन की वेबसाइट पर, यहां समझने का कोशिश करते हैं इसको। इसका मार्केट कैप 28,153 करोड़ का है, अभी 1,378 रुपया पर ट्रेड कर रहा है। आरओसी बहुत अच्छा 26%, आरओई भी अच्छा है, और सेल्स ग्रोथ 8.56%। थोड़ा सा लास्ट ईयर का सेल्स ग्रोथ कम है, लेकिन घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ फिर भी बरकरार है, मोर देन 15% से, ये बहुत अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स 24.8% एवरेज होना, ये काबिले तारीफ है, ये आसान नहीं है। 3 साल तक एवरेज यदि ये सेल्स ग्रोथ 25% यदि दे रहा है तो, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी
0.56 है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। प्लेज परसेंटेज 0 है, कुछ भी प्लेज नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छा है, करीब करीब 64%। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मोर देन 3 होना चाहिए, ये भी अच्छा है, और करेंट रेशियो भी ठीक है। सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स 15% से सेल्स को ग्रो करवा पाना बहुत अच्छा। आरओसी 3 ईयर्स एवरेज, ये भी 27% है। और आरओसी 7 ईयर 16.6%, आरओई 5 ईयर 23%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी बहुत अच्छा है, 23%। ओपीएम 5 ईयर 18%, ओपीएम 10 ईयर्स 15% है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, कहीं कोई भी इसमें चिंता की बात नहीं है। अब देखिए इसका चार्ट, यदि हम इसके चार्ट को देखें शुरू से 2016 से देखिए, तो जब ये यहां पर से लेकर के 2020 तक ज्यादा कुछ नहीं ग्रोथ दिखा है। जहां पर था 300 के आसपास में, तो 2020 2020 तक वहीं रहा, और 2020 में कोविड में ये शेयर प्राइस काफी गिरा था, और उसके बाद जो स्टार्ट हुआ बढ़ना, हम इस जगह से यदि देखें तो यहां से अभी तक ये करीब करीब 272% बढ़ चुका है, जो कि बहुत अच्छा है ग्रोथ। 4 साल में, 4 साल में ये 373 रुपया से 1300 हो गया, 3 टाइम्स के आसपास बढ़ चुका है। और अभी हम फिलहाल देखते हैं कि अभी का क्या पोजीशन है। अभी देखिए ये जो महीना है, फेब 2024, फरवरी 2024 में यहाँ पर जाकर के यानी 1312 का हाई बनाने के बाद यहां पर से ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया, ठीक है। लेकिन इस मंथ में देख रहे हैं, सितंबर में ये ब्रेकआउट दे रहा है। देखिए यहां पर ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम यहां पर पहला ट्रांच ले सकते हैं। पहला ट्रांच लेने में कहीं कोई दिक्कत, यहां पर हम फर्स्ट ट्रांच एंट्री कर सकते हैं, एंट्री बनता है। और कोर कंपाउंडर है, पहले भी हमने देखा है कि कुछ महीना तक कंसोलिडेशन में जाने के बाद फिर ये प्राइस बढ़ता है, प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी आता है। तभी भी प्राइस आया है और वॉल्यूम भी आया। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका जब डेली चार्ट देखते हैं ना, एक मिनट, अभी देखिए कि इसमें 4 सितंबर से प्राइस और वॉल्यूम एक्शन देखिए, प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम के साथ ग्रो कर रहा है, ठीक है। और 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर और 9 सितंबर, अब हम लोग ये समझते हैं। एवं मैं निफ्टी 50 का चार्ट देखता हूं। निफ्टी 50 देखिए, 2 सितंबर के बाद से 3 सितंबर, मतलब 2 सितंबर के बाद से निफ्टी 50 नीचे जा रहा है, ठीक है। और जब मिड कैप देखेंगे तो ये भी, एक मिनट, इसमें मैं हटा देता हूं ये सारे ड्राइंग को। निफ्टी 50 भी देखिए ऊपर नहीं गया है, लेकिन ये नीचे ही है। 3 यानी 4 सितंबर फिर नीचे आया है, यानी मिड कैप भी। स्मॉल कैप देखें यदि, तो स्मॉल कैप भी उसके बाद ऊपर नहीं गया है। यानी ये जो देखते हैं, 5 सितंबर के बाद नीचे ही है। यानी निफ्टी भी नीचे है, और मिड कैप और स्मॉल कैप सब कुछ नीचे जा रहा है। और अभी हम एक बार फिर नारायणा का चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें मार्केट के अपोजिट, जबकि अभी पूरा मार्केट पैनिक हो चुका है, करीब करीब लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में प्राय करके कंपनी या तो कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, या अभी नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में हो चुका है 3 4 दिन से, और प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन इसमें देखिए 4 तारीख से ही ये ऊपर जा रहा है, और कितना ऊपर जा चला गया है यहां से देखते हैं तो अभी तक में 10%, 10% ये ग्रो कर चुका है।
यानी कि नारायणा का अभी हम लोग चार्ट भी देखे, फंडामेंटली भी हमने एनालाइज किया, तो कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है, चार्ट भी अच्छा है। तो अभी हम लोग एंट्री बनता है, यदि हम अभी तक एंट्री नहीं किए हैं और पहले से यदि आप होल्ड कर रहे हैं और आप को और भी होल्ड करना, कुछ ट्रांच बचा हुआ है तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबों को ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।